नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राहुल गांधी ने जो लेख लिखा है एक अखबार में अपनी कलम से उसके बारे में। और ये लेख किसी और चीज के बारे में नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार बनाने में जो स्कैम की है बीजेपी ने उसके बारे में। क्या कुछ सवाल किए हैं राहुल गांधी ने, क्या वो सवाल वाजिब हैं, क्या वो सवाल सही हैं और क्या चुनाव आयोग का उसका जवाब देना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि क्या चुनाव जो अभी होने वाले हैं जैसे बिहार और बंगाल में, तो उसमें कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए भारत के नहीं बल्कि बिहार और बंगाल के प्रत्येक नागरिक को, ताकि वहां ये सारी स्कैम्स नहीं हो सके। अभी इस वर्ड का मैं यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी तक उनके सवालों के जवाब ना ही इलेक्शन कमीशन दे पाई है और ना ही बीजेपी और एनडीए की जो गठबंधन है वो दे पाई है। एक फर्जीवाड़ा जवाब घूम रहा है, उस जवाब का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि उस जवाब में ना ही इलेक्शन कमीशन का कहीं हस्ताक्षर है और ना ही टाइटल में ये कहीं लिखा गया है कि ये जवाब बीजेपी की तरफ से आया है, एनडीए गठबंधन की तरफ से आया है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आया है या इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी प्रत्युत्तर आता तो नीचे सिग्नेचर और ऊपर कम से कम एक टाइटल जरूर रहता है कि ये जवाब कहां से आ रहे हैं। अब वो लेखनी जो आप अगर पढ़ेंगे उनके ट्विटर हैंडल पे भी है और कई सारे जगहों पे ये चीजें आपको नहीं दिखाई जाए, न्यूज चैनल्स पे ये चीजें नहीं चलाई जाए, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि राहुल गांधी जाके एक्स पे सर्च करना है आपको और सर्च करके जो दूसरा या तीसरा पोस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अनुवाद है इसका। अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश में जाकर के देख लीजिए, अगर आप हिंदी समझते हैं तो हिंदी में जाकर के पढ़ लीजिए, केवल पढ़ लीजिए। मैं इतना कहूंगा कि केवल उस चीज को पढ़ लीजिए, कोई बहुत भारी लैंग्वेज में नहीं लिखा गया है, शशि थरूर की अंग्रेजी नहीं है उसमें, या ऐसा कहें कि मुंशी प्रेमचंद का हिंदी भी नहीं है कि आम आदमी नहीं समझ पाए। जो बोलचाल की भाषा भी जानता होगा हिंदी का या इंग्लिश का, वो भी इस चीज को समझ जाएगा। इतनी सरल और आसान भाषा में लिखी गई है। तो इसलिए मैं हर एक लोगों से, जहां तक ये मेरी वीडियो जा रही है, मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो आगे देखने से पहले मैं ये कहूंगा या वीडियो पूरा देखने के बाद कम से कम राहुल गांधी ने जो ट्विटर पे वो चीज शेयर की है उसको जाकर के एक बार आप पूरा पढ़ लें और आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, अगर वो सवाल उस सवाल से मैच कर जाए तो समझ जाएं कि वो सवाल वाजिब है। और अगर आपको उसमें कहीं भी कुछ दिक्कत लगे कि नहीं भाई ये चीज इन्होंने गलत उठाई है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस चीज को सुधार करने का प्रयास करूंगा और उस चीज को हम लोग रीशेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो चीज आगे बढ़े। लेकिन अगर वो चीज आपको सही लग रही है तो प्लीज उसको भी जरूर शेयर करना। तो मैं सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा। राहुल गांधी के सवालों के जवाब या राहुल गांधी के सवालों में डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा सा बात करूंगा लोकसभा जो चुनाव हुआ अप्रैल मई 2024 में, उसकी जो नतीजे थे वो क्या थे। तो उस समय नतीजे जो इस प्रकार है कि 30 सीटें इंडिया गठबंधन की हुई और मात्र 17 सीटें एनडीए गठबंधन की हुई, जिसमें बीजेपी को मात्र 9 सीटों पे जीत हासिल हुई। तो आप समझ सकते हैं कि एकमात्र ऐसा चुनाव हुआ जिसमें बहुमत डायरेक्ट इंडिया गठबंधन को मिल गई और बीजेपी पूरी तरीके से धाराशायी हो गई थी। अब महाराष्ट्र जो है वो बहुत बड़ा चुनाव है, अगर विधानसभा चुनाव भी बीजेपी हार जाती तो इसका इंपैक्ट काफी पड़ता। अब विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट है कुछ इस तरीके का है कि 285 सीटों में कम से कम 230 प्लस सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन की आ गई, ध्यान दीजिएगा, और मात्र 50 सीटें जो हैं वो आई इंडिया गठबंधन को। तो ये हेरफेर क्यों हुआ? मतलब एक चुनाव हो रहा है और 6 महीने के अंदर बीजेपी ने ऐसा क्या किया, एनडीए गठबंधन ने वहां पे ऐसा क्या किया कि इतनी ज्यादा बहुमत में वहां पे सीट आ गई। मतलब एक व्यक्ति अगर वोट देने जा रहा है 2 पर्ची लेकर के, तो विधानसभा का चुनाव है तो वो एनडीए को दे रहा है और अगर लोकसभा का चुनाव है तो वो इंडिया गठबंधन को दे रहा है। ऐसा समझ में आता कि विधानसभा चुनाव में अलग चीजें हुई, लेकिन अगर लोकसभा में बीजेपी जीती होती और फिर विधानसभा में अगर हेरफेर होता तो वो समझ आ सकता था। लेकिन लोकसभा में लोग उनसे खफा हैं और विधानसभा के चुनाव में इतना ज्यादा प्यार कैसे अचानक आ गया कि 80% वोट सिर्फ और सिर्फ आपको मिल गए, 80% सीट जो है वो सिर्फ आपको मिल गई। ये प्यार अचानक से महाराष्ट्र के लोगों में क्यों आया? सवाल तो यहीं से शुरू होना चाहिए और सवाल जो है वो वाजिब है। सवाल नंबर 1 से मैं यहां पर शुरू करूंगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 8.98 करोड़ मतदाता थे महाराष्ट्र में, ध्यान से यह आंकड़ा सुनिएगा। 2024 में 9.28 करोड़ हुए, मात्र 30 से 31 लाख का इजाफा हुआ। इजाफा कितने साल में हुआ? तो 5 सालों में हुआ। और
अप्रैल मई के लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ नवंबर 2024 में, मात्र 5 महीने के बाद, उस समय महाराष्ट्र में वोटरों की संख्या, आपको जान के हैरानी होगी कि 5 महीनों में 9.29 से 9.70 यानी 41 लाख वोटर्स मात्र 5 महीने में महाराष्ट्र में अचानक से जन्म ले लिए। 5 सालों में 2019 से 2024 में मात्र 31 लाख वोटर्स पैदा हुए, 31 लाख नए वोटर्स जुड़े। लेकिन मात्र लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी के कार्यकाल में वहां पे 5 महीनों में, एक तरफ 5 साल में 31 लाख और अगले 5 महीनों में 41 लाख वोटर्स वहां पे जन्म ले लिए, वहां पे वोटर लिस्ट में ऐड किए गए। अब इस पे सवाल डायरेक्ट ऐसा आता है कि इन 5 महीनों में अचानक से इतनी वृद्धि किसी भी राज्य में भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आज तक नहीं हुई। या महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ कि 41 लाख नए वोटर्स मात्र 5 महीने में जुड़ गए। अब इस पे सवाल राहुल गांधी का सिंपल सा है कि भाई अगर ये पॉसिबल है तो प्लीज इसका हमें प्रूफ दीजिए। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से एज यूजुअल कोई आंसर नहीं आया है। अब सवाल नंबर 2 में राहुल गांधी ये कहते हैं कि 5 बजे के पहले तक वोटर टर्नआउट जो था 58% के आसपास था, मतलब 58% लोगों ने वोटिंग कर दी थी 5 बजे तक। लेकिन 5 बजे के बाद 76 लाख वोटर्स ने वोट किया। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 5 बजे के बाद यानी रात के 3 बजे तक उन्होंने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है, वो आंकड़ा मैं आगे बताऊंगा, कि रात के 3 बजे तक अगर वोटिंग हुई है तो उसका प्रूफ कहां है। सिंपल सी बात है कि वोटर टर्नआउट 5 बजे के पहले 58% है और जब वोटिंग क्लोज हो रही है 5 बजे के बाद, अब सुबह जो आंकड़ा आया वो 66% का आया। तो ये 7% का जो इंक्रीज है, जो लगभग कुल वोटर्स का 76 लाख नंबर में अगर बात करें तो 76 लाख वोटिंग 5 बजे के बाद हुई है। सोचने वाली बात है कि 7% वोटिंग, 76 लाख वोटिंग उन जगहों पे ये ज्यादा हुई है जहां पे बीजेपी लोकसभा में हारी थी। अब इसी पे क्वेश्चन ये बन गया कि भाई लोकसभा में जहां बीजेपी हारी वहीं पे ये इंक्रीमेंट क्यों हुआ। ये सवाल हम सबको पूछना चाहिए, ये सवाल भारत के प्रत्येक नागरिक को पूछना चाहिए। ये महाराष्ट्र में जन्म लिए, महाराष्ट्र में जो नए वोटर्स ऐड किए गए उनके बारे में भी सवाल होना चाहिए। अब इन दोनों सवालों के जवाब से पूरा तख्ता पलट हिला हुआ है। अभी आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। तीसरा उन्होंने जो किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो चुनाव होता है, पहले ऐसा होता था कि चीफ जस्टिस, एक प्राइम मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ अपोजिशन, 3 लोग पूरी निष्पक्षता से ये चुनाव करते थे। अभी क्या हुआ है कि इसमें इन्होंने चेंज किया, सत्ता पार्टी जो बीजेपी है उसने चेंज किया। और चेंज क्या किया कि 2 लोग हमारे रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर और एक कैबिनेट मंत्री बीजेपी का ही रहेगा, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन इस सोच के ही नहीं गए कि भाई वहां जाकर मैं करूंगा क्या, 2-1 से ऑलरेडी बहुमत है, जो वो लोग चुन देंगे वही चुनना पड़ेगा मजबूरी में। तो लीडर ऑफ अपोजिशन गए नहीं, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी गए और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव कर दिया। और ये चुनाव तब हुआ जब लोकसभा में उनकी हार हुई, और लोकसभा में हार के बाद महाराष्ट्र चुनाव के जस्ट पहले ये चुनाव हुआ। और इस चुनाव में धांधली इस बात से है कि भाई 2 लोग मिलके जाते हैं सत्ता पार्टी के ही और इलेक्शन कमिश्नर को चुन लेते हैं। भाई इनको इनके ऊपर हाथ रख दिया दोनों लोग और इनको चुन लिया गया। ये कैसे पॉसिबल है भाई? ये कहां का डेमोक्रेसी है? ये कहां का लोकतंत्र है? मतलब 2 लोग जाकर ही अपने, मतलब मैं अपने घर के 2 लोगों को ले जाकर के किसी चीज को चुनवा लूं तो भाई जाहिर सी बात है मेरे घर का जो है वो मेरे विरुद्ध वोट नहीं करेगा। तो इस बात का भी क्वेश्चन उन्होंने जिक्र किया है जो जानने योग्य है। चौथा उन्होंने जो बात कहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इतने सारे वोटर्स अगर 41 लाख जोड़े गए तो सिंपल सी बात करो, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने चैलेंज किया है कि जितने भी वोटर लिस्ट हैं उसको पब्लिक करो, और पब्लिक करने के साथ साथ इस फॉर्म में पब्लिक करो कि भाई मशीन रीडेबल हो, क्योंकि 9.29 करोड़ वोटर्स को आदमी तो देख नहीं सकता कि कहाँ कहाँ डुप्लीकेसी है। तो मशीन रीडेबल फॉर्म में करो, हम लोग कुछ कोडिंग करके उसको चेक कर लेंगे कि भाई डुप्लीकेसी कहाँ कहाँ है। और आपको जान के हैरानी होगी कि अगर आदमी भी कई बार चेक किए हैं तो उसमें पता चला है कि महाराष्ट्र में कई सारे डुप्लीकेट एपिक नंबर मिले हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों कि डुप्लीकेट एपिक नंबर का यह मतलब है कि एक ही वोटर लिस्ट पे 2 लोगों के नाम हैं और 2 लोग जाकर के अलग अलग जगहों पे वोट कर रहे हैं, और इस बात का आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि नंबर्स में वो चीज कम दिखेगी। क्योंकि नंबर जब काउंटिंग होती है तो यूनिक एपिक नंबर की काउंटिंग होती है, और डुप्लीकेट यूपिक नंबर लगा करके एक ही एपिक नंबर पे 2 लोगों को वोट दिलवाया जा रहा है। और 2 लोगों का वोट, वो जो फर्जी वोट है वह कहां जा रहा है आपको भी पता है। 5वां उन्होंने जो किया है कि 5 बजे के बाद जो 3 बजे तक वोटिंग हुई है
उसका सीसीटीवी फुटेज हमें दिया जाए। सीसीटीवी फुटेज देने का मतलब यह है कि यह पता चल जाएगा कि सच में किसी ने वोट देने कोई गया है या 76 लाख लोग 5 बजे बाद का इंतजार कर रहे थे कि शाम होगा तभी हम वोट देने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई यंगस्टर्स नहीं है, ये बूढ़े लोग हैं घर के। इनका जो डाटा सामने आया है वो ये आया है कि इनकी उम्र जो है 50 साल से ज़्यादा है। अब सोचिए, घर के बूढ़े 5 बजे के बाद वोटिंग करने जा रहे हैं, रात में वोटिंग करने जा रही हैं और रात के 3 बजे तक वोटिंग करने जा रहे हैं। मतलब सोचने वाली बात है। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा है कि ऐसे जो 5 बजे के बाद वोटिंग हुई है उसका सीसीटीवी फुटेज पब्लिक कीजिए। पब्लिक मत कीजिए तो कम से कम उन लोगों को दिखाइए जिन्होंने सवाल किए हैं, जिन्होंने आरटीआई दाखिल की है। अब अगर इतना भी आप नहीं कर सकते तो यहां पे आपकी फर्जीवाड़ा सामने आ चुकी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो छठा सवाल उन्होंने किया है, महाराष्ट्र में कुल 1 लाख बूथ हैं और 1 लाख बूथ में आप ध्यान देना कि ये जो नंबर्स 41 लाख लोगों को ऐड किया गया है वो मात्र 12,000 बूथ पे किया गया है। बाकी 88,000 बूथ पे कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुई है और वो 12,000 बूथ 85 विधानसभा चुनाव के इफेक्ट करते हैं। और वो 85 विधानसभा क्षेत्र वैसे हैं जहां लोकसभा में बीजेपी मुंह की खाई थी। और आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, अगर इसका आप आंकड़ा निकालोगे तो हर बूथ पे 12,000 बूथ पे 5 बजे के बाद 600 लोगों ने वोटिंग की है। और अगर हर लोग 1 मिनट भी वोट करने में, जो कि अमूमन लगता है, तो 10 घंटे वोटिंग चली है 5 बजे के बाद। तो उस 10 घंटे का सीसीटीवी फुटेज राहुल गांधी मांग कर रहे हैं। और 10 घंटे का मतलब है कि रात के 3 बजे तक वो चुनाव प्रक्रिया चली है, वो इलेक्शन चला है। रात के 3 बजे तक वोटिंग हुई है। कहीं आपने ऐसा सुना है कि अचानक से पहली चीज कि 5 महीने में 41 लाख वोटर्स बढ़ गए, 5 बजे के बाद 76 लाख वोटिंग हो गई, 5 बजे तक 58% टर्नआउट था और सुबह के 3 बजे यानी 6 बजे तक जो रिपोर्ट है उसमें 66% हो गया। लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहली बार हुआ है दोस्तों। इसके अलावा अचानक से 12,000 बूथ पे 85 विधानसभाओं में ऐसे जगहों पे जहां सत्ता पार्टी हारी है वहां पे नए वोटर्स ऐड कर दिए गए। नए वोटर्स को पब्लिक नहीं किया गया और अभी तक 1 साल से ज्यादा हो गए दोस्तों, लेकिन अभी तक इस चीज को पब्लिक नहीं किया गया है। फरवरी में राहुल गांधी ने ये चीज क्वेश्चन उठाई थी, अब मई जून चलने लगा, लेकिन अभी तक इस पे कोई आंसर इलेक्शन कमीशन का नहीं आया है। अब जब सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई तो ध्यान देना बीजेपी ने कितनी गड़बड़ी की। धारा 92 का अनुच्छेद 2 का ए, जो ए सेक्शन है, वो ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को कोई भी व्यक्ति इलेक्शन जो परफॉर्म हुआ है, जो वोटिंग परफॉर्म हुई है, उसको मांग कर सकता है। अब इस अनुच्छेद में चेंज करके बीजेपी ने जस्ट इस चुनाव के पहले उसने चेंज किया और चेंज करके उसने ये चीज बदलाव कर दी कि इसको सीमित कर दिया कि इसको कुछ ही लोग हासिल कर सकते हैं जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं आते हैं, और इसलिए ये सीसीटीवी फुटेज उनको नहीं दिया जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि ये गड़बड़ी करने के बाद ही ये चेंज क्यों की गई, ये सवाल आने के बाद ही ये चेंज क्यों की गई। तो इस बात की तरफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जरूर धांधली हुई है। और यह धांधली का जवाब भले इलेक्शन कमीशन न दे, लेकिन जो बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव में जो हमारी भागीदारी जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि हम हर एक बूथ पे एकदम से सतर्क रहें कि यहां पे कोई भी फर्जी वोटिंग ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो पंचायत की जो वोटिंग लिस्ट है उसको हम एक बार थॉरोली चेक करें कि कोई भी डुप्लीकेसी ना हो, कोई भी अनियंत्रित चीजें, कोई भी बिना जानकारी की चीजें उसमें ऐड ना हो। ये हम पंचायत स्तर पर बिहार के प्रत्येक नागरिक कर सकते हैं कि वोटिंग जो हो कम से कम असली हो, चाहे बीजेपी जीते, चाहे आरजेडी जीते, चाहे जेडीयू जीते, किसी की भी पार्टी बहुमत में जाए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बिहार में जो चुनाव हो वो उस धांधली के साथ न हो। वहां पे महाराष्ट्र है, वहां पे अडानी के लिए वो चुनाव जीतना जरूरी है, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए वो चुनाव जीतना जरूरी है। अगर वहां पे इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती तो वहां से अडानी और अंबानी का सुपड़ा एकदम से साफ हो जाता। बीजेपी को जीतना वहां पे बहुत जरूरी है। और अगर महाराष्ट्र कांग्रेस जीत जाती ना तो यकीन मानिए दोस्तों, ये जो गोदी मीडिया है ना वो चेंज हो जाती। महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती ना दोस्तों तो यकीन मानिए ये गोदी मीडिया जो अंबानी और अडानी के इशारे पे काम करती है वो कल को एकदम से निष्पक्ष हो जाती मजबूरी में, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो फिर अडानी अंबानी को वहां पे परेशान किया जाता। और इसीलिए दोस्तों ये महाराष्ट्र चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। पसीना आ रहा है, लेकिन बात याद रखना दोस्तों, बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, उसके पहले सबसे पहले बिहार में जो चुनाव है उस पर हम सभी को ध्यान
ध्यान देना है। ये गड़बड़ी बहुत बड़ी गड़बड़ी है। मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि जाके एक बार वो लेखनी पढ़िए और पढ़ के जो समझ है उसको फेसबुक पे पोस्ट करिए और अपने विचार जरूर रखिए। इलेक्शन कमीशन को टैग करिए, एक्स पे आइए, ताकि आपकी जो फर्जीवाड़ा महाराष्ट्र में हुई है वो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच सके। इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो अनभक्ति में डूबा है उसके सामने शेयर करिए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग गाली देंगे, लेकिन फिर भी ऐसे वीडियो बनाना जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।